नमस्कार। देखिए, आज की इस वीडियो में हम गंगा नदी तंत्र को देखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को कवर किए थे। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे गंगा नदी तंत्र को, और वीडियो के लास्ट में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी देखेंगे जो सभी तरह के एग्जामों में पूछे गए हैं। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं। तो देखिए, आपको एक बेसिक जानकारी पता होगी कि गंगा नदी जो है वो कहाँ से आती है। तो आप जानते हैं कि गंगा नदी उत्तराखंड से आती है, ठीक है। तो देखिए, उत्तराखंड में गंगा नदी जो है वो बनती है, वहीं पर गंगा नदी का निर्माण होता है। तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है जानना कि गंगा नदी का जो है कैसे निर्माण होता है, कैसे वहाँ पर वो बनती है। तो देखिए, हम उसी को समझेंगे डायग्राम के माध्यम से, और आपके पूरे दिमाग में ये फिट हो जाएगा कि गंगा नदी का निर्माण कैसे होता है, गंगा नदी उत्तराखंड में कैसे बनती है। पूरा मैं आपको डायग्राम के माध्यम से ये बताऊंगा। तो देखिए, उत्तराखंड में एक स्थान है संतोपत हिमानी। हिमानी का मतलब होता है बर्फ, बर्फ का पहाड़। तो संतोपत हिमानी है, और संतोपत हिमानी से दो नदियां चलती है, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि एक है विष्णु गंगा और एक है धौली गंगा, ठीक है। तो एक तरफ से आती है विष्णु गंगा और एक तरफ से आती है धौली गंगा, और ये दोनों नदियां जो है संतोपत हिमानी से चलती है, ठीक है। और ये आगे चल के दोनों जो है एक दूसरे में मिल जाती है। विष्णु गंगा और धौली गंगा जो है दोनों मिल जाती है और एक नदी के रूप में बहती है। अब देखिए, दोनों नदियां कहाँ पर मिलती है, तो विष्णु प्रयाग में मिलती है। तो ध्यान रखिएगा कि विष्णु गंगा और धौली गंगा जो है ये दोनों नदियां विष्णु प्रयाग में मिलती है, और विष्णु प्रयाग से एक नदी का रूप ले लेती है, और उस नदी का नाम पड़ता है अलकनंदा नदी। जो ये लाल कलर की आप बड़ी वाली नदी देख रहे हैं, ये कौन सी नदी है? अलकनंदा नदी है, जिसका निर्माण विष्णु प्रयाग से होता है, विष्णु गंगा और धौली गंगा के मिलने से, ठीक है। अब देखिए, आपको दिशा का ज्ञान होना अति आवश्यक है। देखिए, अलकनंदा नदी जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। यदि कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो उसका जो है बाएं तरफ इस साइड होगा, यानी लेफ्ट साइड इधर हो जाएगा, और दाएं तरफ इधर हो जाएगा, यानी राइट साइड इधर हो जाएगा। तो ये दिशा का भी ज्ञान आपको होना चाहिए, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं। तो देखिए, जब अलकनंदा नदी विष्णु प्रयाग से चलती है तो अलकनंदा नदी में बाएं तरफ से एक नदी आके मिलती है, नंदाकिनी नदी। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि यह नंदाकिनी नदी है। तो नंदाकिनी नदी जो है बाएं तरफ से आके मिलती है अलकनंदा नदी में, और कहाँ पर मिलती है? तो नंद प्रयाग में मिलती है। देखिए, 5 प्रयाग है हिंदू धर्म में, और पांचों प्रयाग से जो है प्रश्न पूछा जाता है। और यकीन रखिए, मैं आपको पांचों प्रयाग जो है ट्रिक के माध्यम से बता दूंगा कि आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। और ये भी आपको बता दूंगा ट्रिक से कि किस प्रयाग में कौन सी नदी आकर मिलती है, वो पूरी तरह से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, बाएं तरफ से आती है नंदाकिनी नदी और आके अलकनंदा नदी में मिल जाती है नंद प्रयाग में। किस प्रयाग में मिलती है? तो नंद प्रयाग में मिलती है, ठीक है। उसके बाद देखिए कि बाएं तरफ से ही एक और नदी आकर मिलती है अलकनंदा में, जिस नदी का नाम है पिंडार नदी। कौन सी नदी है? तो ये पिंडार नदी है, और अलकनंदा में ही आकर मिलती है। और कहाँ पर मिलती है? तो कर्ण प्रयाग में मिलती है, ठीक है। तो कर्ण प्रयाग में बाएं तरफ से एक नदी आकर मिलती है पिंडार नदी अलकनंदा में, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए कि अलकनंदा नदी और आगे बढ़ती है, और आगे जैसे बढ़ती है तो देखिए कि दाएं तरफ से एक नदी आती है केदारनाथ से, मंदाकिनी नदी। देखिए, बाएं तरफ से आती है नंदाकिनी नदी, और दाएं तरफ से आती है मंदाकिनी नदी, जो केदारनाथ धाम से आती है, ठीक है। तो मंदाकिनी नदी आकर अलकनंदा में मिल जाती है, और कहाँ पर मिलती है? तो रुद्रप्रयाग में मिलती है। किस स्थान पर मिलती है? रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी अलकनंदा में आकर मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद अलकनंदा नदी और आगे बढ़ती है, और आगे बढ़ते हुए जैसे ही आती है देवप्रयाग में, तो देखिए दाएं तरफ से ही एक और नदी आती है भागीरथी नदी, ठीक है। तो ये है भागीरथी नदी, और भागीरथी नदी आकर देवप्रयाग में अलकनंदा में मिल जाती है, ठीक है। देखिए, इतनी सारी नदियों के मिलने के बाद देवप्रयाग के बाद जो अलकनंदा नदी बहती है, उस नदी का नाम पड़ता है गंगा नदी। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि देवप्रयाग के बाद जो नदी बह रही है अलकनंदा नदी, उसका नाम पड़ता है गंगा नदी, ठीक है। तो आपसे प्रश्न पूछता है कि गंगा नदी जो है कहाँ से बनती है या फिर कहाँ से निकलती है? तो देवप्रयाग से निकलती है, ठीक है।
और किसके किसके मिलने के बाद, तो देखिए कि भागीरथी आई है दाएं तरफ से और अलकनंदा में आकर मिल गई है। तो जहां पर अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती है और वहां से जब नदी बहती है तो उस नदी का नाम पड़ता है गंगा नदी। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। अब आइए हम आगे देखते हैं। तो देखिए, जब भागीरथी नदी अलकनंदा में मिलने के लिए आती है तो भागीरथी नदी जो है वो अकेले नहीं आती है, अपने साथ एक नदी को लेकर आती है। उस नदी का नाम है भिलांगना नदी। जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं कि ये जो है भिलांगना नदी है। तो ये भिलांगना नदी जो है आकर भागीरथी नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि भागीरथी नदी की सहायक नदी कौन सी है, तो भिलांगना नदी है। इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए, भागीरथी नदी और भिलांगना नदी जहां पर मिलती है वहीं पर एक बांध बनाया गया है। उस बांध का नाम है टिहरी बांध। कौन सा बांध है? वो टिहरी बांध है। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि ये जो है टिहरी बांध है और ये किसके संगम पर है, तो भागीरथी और भिलांगना के संगम पर है। ठीक है, और देखिए कि टिहरी बांध के सपोर्ट के लिए इसके पीछे एक और बांध बनाया गया है। उस बांध का नाम है कोटेश्वर बांध। बड़ा बड़ा बांध जब बनाया जाता है तो उसके सपोर्ट के लिए भी उसके पीछे जो है एक छोटा सा बांध बनाया जाता है। तो उसी प्रकार जो टिहरी बांध है उसके पीछे भी एक बांध बनाया गया है, कोटेश्वर बांध। ठीक है, तो देखिए इससे प्रश्न कैसे पूछता है। प्रश्न कहेगा कि कोटेश्वर बांध किस नदी पर है, तो भागीरथी नदी पर है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि कोटेश्वर बांध जो है केवल और केवल किस नदी पर है, भागीरथी नदी पर है। ठीक है, और पूछेगा कि टिहरी बांध किस नदियों के संगम पर है, तो भागीरथी और भिलांगना के संगम पर बनाया गया है टिहरी बांध को, और सिर्फ केवल भागीरथी नदी पर बनाया गया है कोटेश्वर बांध को। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। तो आइए अब हम जानते हैं कि इन पांचों प्रयाग को हमें याद कैसे रखना है। तो देखिए, सबसे पहले आप जानिए कि प्रश्न पूछता कैसे है। तो देखिए, प्रश्न कहेगा कि विष्णु गंगा और धौली गंगा कहाँ मिलती है, या फिर कहेगा कि नंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी कहाँ मिलती है, पिंडार नदी और अलकनंदा नदी किस प्रयाग में मिलती है। इस तरह से प्रश्न जो है पूछा जाता है। तो देखिए, आप इसको याद कैसे रखिएगा। तो देखिए, आप पढ़ें कि संतोपथ हिमानी से दो नदियां चलती है, विष्णु गंगा और धौली गंगा। तो देखिएगा कि विष्णु गंगा में भी क्या है, विष्णु है, और विष्णु प्रयाग में भी क्या है, विष्णु है। तो इस तरह से आपके दिमाग में ये सेट हो जाएगा कि विष्णु गंगा और धौली गंगा कहाँ पर मिलती है, तो विष्णु प्रयाग में मिलती है। क्योंकि एक नदी जो आ रही है उस नदी के नाम में भी विष्णु है, क्योंकि क्या नाम है इसका, विष्णु गंगा है। और धौली गंगा ये दोनों कहाँ पर मिल रही है, तो विष्णु प्रयाग में मिल रही है। तो इस नाम में भी छुपा हुआ है विष्णु, और विष्णु गंगा में भी नाम छुपा है विष्णु। ठीक है, तो इस तरह से आपके दिमाग में ये सेट हो जाएगा। ठीक है, देखिए, विष्णु प्रयाग से जब नदी चलती है अलकनंदा नदी, तो इसी नदी में बाएं दाएं से आकर सभी नदियां मिलती है। तो ये तो आपको याद रहेगा कि सभी नदियां जो है किस में मिल रही है, तो अलकनंदा नदी में मिल रही है। ठीक है, देखिए, बाएं तरफ से एक नदी आकर मिलती है अलकनंदा में, नंदाकिनी नदी। कहाँ पर मिलती है, तो नंद प्रयाग में मिलती है। तो ये तो याद करना और आसान हो जाता है, क्योंकि नंदाकिनी नदी कहाँ पर मिल रही है, नंद प्रयाग में। दोनों में क्या है, नंद नंद लगा है। नंदाकिनी में भी नंद है और नंद प्रयाग में भी क्या है, नंद है। तो नंदाकिनी नदी और कहाँ पर मिलेगी, अलकनंदा में मिलेगी। कहाँ पर, तो नंद प्रयाग में। तो जैसे आपसे प्रश्न पूछेगा कि नंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी का संगम कहाँ होता है, या फिर नंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी में कहाँ पर मिलती है, तो आपके दिमाग में यह हंट मारेगा कि नंदाकिनी यानी नंद प्रयाग में, क्योंकि दोनों में क्या लगा है, नंद लगा है। ठीक है, अब देखिए, बाएं तरफ से एक नदी आती है पिंडार नदी, और यह अलकनंदा नदी में मिल जाती है। कहाँ पर मिलती है, तो कर्ण प्रयाग में मिलती है। ठीक है, अब देखिए इसको आप याद कैसे करिएगा। तो देखिए, कर्ण जो होता है वो कानों में पहना जाता है। आप रामायण महाभारत में देखे होंगे भगवान को पहने हुए, तो वह कानों में पहना जाता है। और उसका आकार कैसा होता है, तो गोलाकार होता है। कर्ण का आकार कैसा होता है, गोलाकार। ठीक है, और जो पिंड होता है, मृत्यु के बाद जो है नदियों में दान किया जाता है, पिंड दान जिसको कहते हैं। तो पिंड जो होता है उजला कलर का, उसका भी आकार कैसा होता है, तो गोलाकार होता है। ठीक है, तो पिंड से आपको याद रखना है पिंडार नदी, और वह कहाँ पर मिलती है, तो कर्ण प्रयाग में मिल जाती है, अलकनंदा में। तो कर्ण भी कैसा होता है, गोलाकार होता है। तो इस तरह से आपको दिमाग में सेट करना है कि पिंडार नदी जो है अलकनंदा नदी में मिलती है। कहाँ पर मिलती है, तो कर्ण प्रयाग में मिलती है। और जो कर्ण होता है कानों में पहना जाता है उसका आकार गोल होता है, और पिंड
जो होता है उसका भी आकार गोल होता है। तो पिंडार नदी कर्णप्रयाग में मिलती है अलकनंदा में। ठीक है, अब देखिए दाएं तरफ से ही एक नदी आती है मंदाकिनी नदी, जो केदारनाथ धाम से आती है और रुद्रप्रयाग में अलकनंदा में मिल जाती है। कहाँ पर मिलती है? तो रुद्रप्रयाग में। अब आप इसको याद कैसे करिएगा? तो देखिए मंद का आप उल्टा जानते हैं कि क्या होता है? रुद्र होता है यानी तेज होता है। मंद का मतलब क्या होता है? धीमा। और इसी का उल्टा क्या हो जाएगा? रुद्र यानी तेज। ठीक है, आप ये भी सुने होंगे कहीं कहीं पर कि यह नदियाँ जो है रौद्र रूप में है, अपने रौद्र रूप में है, मतलब वो बहुत तेजी से बह रही है। ठीक है, तो मंद का उल्टा जो होता है वह रुद्र होता है, और रुद्र यानी तेज का उल्टा क्या हो जाता है? मंद हो जाता है। मंद का मतलब धीमा धीमा होता है। तो देखिए मंदाकिनी नदी कहाँ पर आकर मिलती है अलकनंदा में? तो रुद्रप्रयाग में मिलती है, क्योंकि मंद का उल्टा क्या हो जाता है? रुद्र होता है। तो इस तरह से आपको दिमाग में इसको सेट रखना है कि मंदाकिनी नदी कहाँ पर मिलती है? तो रुद्रप्रयाग में मिलती है। मंद का मतलब होता है धीमा और रुद्र का मतलब होता है तेज। तो ये एक दूसरे का क्या है? अपोजिट है, यानी उल्टा है। तो मंदाकिनी नदी केदारनाथ धाम से निकलकर अलकनंदा नदी में रुद्रप्रयाग में मिल जाती है। ठीक है, रुद्र का मतलब होता है बहुत तेज और मंद का मतलब होता है धीमा। तो इस तरह से आप इसको याद रखिएगा। अब देखिए कि दाएं तरफ से ही एक नदी आती है भागीरथी नदी, और यह आकर देवप्रयाग में अलकनंदा में मिल जाती है। तो देखिए भागीरथी में देखिए कि इसमें एक वर्ड छुपा है रथी। रथी का मतलब क्या है? रथ। भागीरथी, रथी का मतलब क्या हो जाएगा? रथ। और रथ का उपयोग कौन करते हैं? तो भगवान करते हैं। भगवान यानी देव। कौन करते हैं? देव। भगवान को ही क्या कहा जाता है? देव कहा जाता है। तो भागीरथी नदी जो है वह अलकनंदा में देवप्रयाग में मिल जाती है। कहाँ पर मिलती है? तो देवप्रयाग में मिलती है। भागीरथी में है रथ, और रथ का उपयोग करते हैं देव। देव यानी भगवान। तो इस तरह से आप इसको रिलेट करके याद करिएगा। ठीक है, तो देखिए देवप्रयाग से ही अब गंगा नदी का निर्माण हो जाता है, यानी गंगा नदी यहीं से बनती है और आगे बढ़ती है। अब आइए हम गंगा नदी के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए हम सबसे पहले गंगा नदी के बारे में बेसिक जानकारी को जान लेते हैं। तो देखिए गंगा नदी जो है यह भारत की सबसे पवित्र एवं सबसे लंबी नदी है। कौन है? तो गंगा नदी। इसकी लंबाई की बात करें तो ये इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा कि गंगा नदी की टोटल लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर है। इसे 2008 में भारत का राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। ध्यान दीजिएगा कि भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सा है? तो वह गंगा नदी है। और कब घोषित किया गया था? तो 2008 में। ठीक है, यह भारत में 5 राज्यों से होकर गुजरती है। गंगा नदी जो है भारत में कितने राज्यों से होकर जाती है? तो 5 राज्यों से। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। तो इन 5 राज्यों से होकर गंगा नदी बहती है और उसके बाद बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। ठीक है, अगर देश की बात करें तो गंगा नदी 2 देशों से गुजरती है, भारत और बांग्लादेश। एक तो अपना देश जहां से गंगा नदी निकलती है, और अपना पड़ोसी देश है बांग्लादेश, वहां पर जाती है और उसके बाद बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो यानी गंगा नदी 2 देशों में जाती है। ठीक है, देखिए गंगा नदी जो है यह भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र बनाती है। अपवाह तंत्र का मतलब होता है गंगा नदी जब बहती है तो इसके साथ जो है बहुत सारी सहायक नदियां भी बहती है। मतलब बहुत सारी सहायक नदियां दाएं बाएं से आकर इस नदी में मिलती है, तो उसको कहा जाता है अपवाह तंत्र। यानी गंगा नदी जो है ये भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र बनाने का काम करती है। ठीक है, और देखिए भारत का सबसे बड़ा बेसिन जो है वो गंगा नदी का ही है। बेसिन का मतलब होता है कि बहुत बड़ा भूभागों की सिंचाई गंगा नदी के पानी से की जाती है, तो उस भूभाग को बेसिन कहा जाता है। हालांकि बेसिन के बारे में हमने बहुत बढ़िया तरीका से इसके पहले वाले वीडियो में बताया है। ठीक है, देखिए गंगा नदी में बैक्टीरिया फेज जीवाणु पाया जाता है। ये जो बैक्टीरिया फेज जीवाणु होता है यह हानिकारक जीवों को खा जाता है, उसको मार देता है। इस वजह से गंगा नदी जो है पूरा शुद्ध होती है और साफ होती है। हालांकि देखिए कि जहाँ से गंगा नदी बनती है वहीं पर आपको शुद्ध देखने को मिलेगी गंगा नदी, क्योंकि वहाँ पर उतना कचरा वगैरह नहीं है, वहीं से वो गंगा नदी बनती है जहाँ से। लेकिन जैसे ही अदर राज्यों में प्रवेश करती है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, तो इनमें जो है फैक्ट्रियों का कचरा, बहुत सारा गंदगी जो है गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है, बहवा दिया जाता है, जिस वजह से गंगा नदी जो है आज अशुद्ध हो गई है। ठीक है, तो इतना कचरा है कि उसमें जो बैक्टीरिया फेज है वही नहीं है, तो फिर गंगा नदी शुद्ध कहाँ से होगी। ठीक है, तो जहाँ से निकलती है वहीं पर थोड़ा बहुत शुद्ध है गंगा नदी, जैसे भागीरथी नदी भी है।
तो वहीं सब क्या है कि शुद्ध है, बाकी जगहों पर गंगा नदी उतना शुद्ध नहीं है। ठीक है, तो ये थे सब बेसिक जानकारी। अब आइए हम इसको डायग्राम से समझते हैं कि गंगा नदी में कौन कौन सी सहायक नदी आकर मिलती है, जो एग्जामों में पूछा जाता है। तो आइए अब हम इसको डायग्राम से समझते हैं। तो देखिए, आप जान चुके हैं कि गंगा नदी जो है वह देवप्रयाग से चलती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर है देवप्रयाग। ठीक है, तो यहीं से गंगा नदी निकलती है, यहीं से गंगा नदी चलती है और उत्तराखंड के ही हरिद्वार में पहुँचती है। देखिए, हरिद्वार जो है ये बहुत ही पवित्र स्थल है हिंदू धर्म के लिए। तो गंगा नदी हरिद्वार में पहुँचती है। तो बस आपको इसमें इतना ही याद रखना है कि क्वेश्चन आपसे पूछता है कि हरिद्वार जो है वो किस नदी के तट पर है, तो गंगा नदी के तट पर है, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए हरिद्वार के बाद जो है उत्तराखंड खत्म हो जाता है। अब गंगा नदी जो है उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। ठीक है, तो यहाँ तक जो है उत्तर प्रदेश है, हरिद्वार के बाद गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। ठीक है, तो देखिए गंगा नदी जब उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है तो गंगा नदी के बाएं तट से एक नदी आती है, रामगंगा नदी। देखिए रामगंगा नदी जो है यह उत्तराखंड के नैनीताल से आती है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा कि उत्तराखंड के नैनीताल से रामगंगा नदी आती है और उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और उसके बाद जो है कन्नौज जिला में गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि रामगंगा नदी किस जिला में गंगा नदी में मिलती है, तो कन्नौज जिला में, जो उत्तर प्रदेश का जिला है। ठीक है, और ये नैनीताल से आती है जो कि उत्तराखंड में है। ठीक है, देखिए गंगा नदी की जो सबसे पहली सहायक नदी है वह रामगंगा नदी है, क्योंकि आप इसमें देख सकते हैं कि यह सबसे पहली सहायक नदी है, क्योंकि यही रामगंगा नदी जो है ये सबसे पहले आके गंगा नदी में मिली है कन्नौज जिला में। ठीक है, तो इस वजह से प्रश्न पूछता है कि गंगा नदी की सबसे पहली सहायक नदी कौन सी है, तो वह रामगंगा नदी है। इसमें भी गंगा लगा है और गंगा में तो गंगा है ही। ठीक है, एक और प्रश्न इसमें ध्यान रखिएगा कि जो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है वो रामगंगा नदी के तट पर है। ठीक है, तो रामगंगा नदी के तट पर कौन सा उद्यान है, तो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, देखिए गंगा नदी और आगे बढ़ती है और उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद यानी प्रयागराज में पहुंचती है। इलाहाबाद इसका पुराना नाम है, प्रयागराज जो है इसका नया नाम है। तो यहाँ पर एक नदी आके मिलती है गंगा नदी में, यमुना नदी। यमुना नदी जो है ये यमुनोत्री हिमनद से चलती है, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि ये जो है यमुना नदी है और ये यमुनोत्री हिमनद से चलती है जो कि उत्तराखंड में है। ठीक है, देखिए हिमालय का जो बंदर पूंछ श्रेणी है वहीं पर है यमुनोत्री हिमनद यानी यमुनोत्री हिमानी, और वहीं से चलती है यमुना नदी और आके प्रयागराज में गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि गंगा नदी की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वह यमुना नदी है, जैसे कि आप इमेज में भी देख रहे हैं कि सबसे बड़ी है। तो बहुत बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो वह है यमुना नदी। ठीक है, और यह भी ध्यान रखिएगा कि यह दाहिने तट से आके मिलने वाली पहली नदी है। जैसे देखिए कि गंगा नदी जो है ऐसे जा रही है, इस तरफ जा रही है, तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, बाएं तट यानी बाएं तरफ, और इसके नीचे क्या हो जाएगा, दाएं तरफ। तो देखिए कि ये दाएं तरफ से आके पहली नदी है जो गंगा नदी में मिल रही है, क्योंकि इसके पहले तो कोई नदी नहीं है जो आके गंगा नदी में मिली दाहिने तट से, सब आके बाएं तट से मिली है। ठीक है, तो ये पहली नदी है जो गंगा नदी में दाएं तट से आके मिलती है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी भी है। ठीक है, देखिए यमुना नदी के कारण ही दिल्ली को जो है जल मिलता है। दिल्ली जो भारत की राजधानी है उसको जल किस नदी के कारण मिलता है, तो यमुना नदी के कारण मिलता है। इसके पीछे रीजन है क्योंकि यमुना नदी पर हथनी कुंड बैराज बनाया गया है, पुल की तरह ही होता है बैराज। तो हथनी कुंड बैराज बनाया गया है यमुना नदी पर, और इसी बैराज के कारण जो है दिल्ली को जल मिलता है, यानी दिल्ली शहर में पानी जाता है। ठीक है, और यह भी ध्यान रखना है कि यमुना नदी जो है यह हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। हरियाणा जो राज्य है और उत्तर प्रदेश, इन दोनों के बीच सीमा का काम कौन करती है, तो यमुना नदी करती है। ठीक है, तो इतना सारा बात जो है इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए यमुना नदी की जो है बहुत सारी सहायक नदी है। अगर उसी में हम सहायक नदी भी पढ़े तो आपके दिमाग पर जोड़ पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे नदियों को देखना है। तो इसलिए हम सबसे पहले बड़ी बड़ी नदियों को देख लेते हैं जो गंगा नदी में मिली है, और उसके बाद हम क्या करेंगे कि सहायक नदियों का सहायक नदी देखेंगे। ठीक है, अब देखिए गंगा नदी और आगे बढ़ती है
और उत्तर प्रदेश के ही गाजीपुर में प्रवेश करती है। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि ये गाजीपुर है और यहाँ पर एक नदी आती है बाएं तट से, गोमती नदी, और आके गाजीपुर में गंगा नदी में मिल जाती है। देखिए गोमती नदी जो है यह उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से चलती है और पीलीभीत जो है ये मैदानी क्षेत्र है, मैदानी भूभाग है, वहीं से निकलती है गोमती नदी और आके गाजीपुर में मिल जाती है। ठीक है, आप जितने भी गंगा नदी की सहायक नदियां देखेंगे वो सब नदियां जो है पहाड़ी क्षेत्रों से, पठारी क्षेत्रों से, इन्हीं क्षेत्रों से आ रही है। लेकिन गोमती नदी एक ऐसी नदी है जो पीलीभीत यानी मैदानी क्षेत्र से आती है और गाजीपुर में गंगा नदी में मिल जाती है। इस वजह से यह नदी जो है इम्पोर्टेंट हो जाती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसमें पूछा भी गया है और आगे भी पूछेगा कि गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी बताइए जो मैदानी भाग से आती है, तो वो गोमती नदी है। बाकी सभी नदियां जो है पहाड़ी क्षेत्रों से, पठारी क्षेत्रों से आएगी, लेकिन गोमती नदी जो है ये पीलीभीत मैदानी क्षेत्र से आती है और गाजीपुर में गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक, देखिए उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ, वो लखनऊ जो है गोमती नदी के तट पर ही है। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा कि लखनऊ शहर किस नदी के तट पर है, तो गोमती नदी के तट पर है। ठीक है, तो यहाँ तक उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में जितनी भी नदियाँ मिली इंपॉर्टेंट नदियाँ उसको मैंने बता दिया। हमने जो है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में गंगा नदी को देख लिया। अब आइए हम देखते हैं बिहार में गंगा नदी को। तो देखिए यहाँ से गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है। ठीक है, देखिए बिहार में जितनी भी नदियाँ आगे गंगा नदी में मिलती है वो सब नदियाँ जो है नेपाल से आती है, क्योंकि बिहार जो है नेपाल के बॉर्डर पर ही है और नेपाल जो है वो पर्वतीय इलाका है, तो उधर से जो भी नदियाँ आती है तो बिहार में प्रवेश करके गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो देखिए गंगा नदी जो है बिहार में प्रवेश करके सबसे पहले पहुँचती है छपरा जिला में। किस जिला में पहुँचती है, तो छपरा जिला में पहुँचती है। और छपरा जिला में गंगा नदी में एक नदी आके मिलती है घाघरा नदी। ठीक है, अब देखिए घाघरा नदी का उद्गम कैसे होता है, तो देखिए नेपाल से दो नदियां चलती है, एक काली नदी और एक कर्णाली नदी। ठीक है, ये दोनों नदियां जो है नेपाल से चलती है, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं। और देखिए काली नदी जैसे ही बिहार में प्रवेश करती है तो इसका नाम पड़ जाता है शारदा नदी, और जब कर्णाली नदी बिहार में प्रवेश करती है तो इसका नाम पड़ जाता है घाघरा नदी। ठीक है, और ये दोनों नदियां जो है बिहार में आके मिल जाती है। काली नदी जिसको शारदा कहते हैं और कर्णाली नदी जिसको घाघरा कहते हैं, ये दोनों आके बिहार में मिल जाती है। और जाहिर सी बात है कि जब मिलेगी तो एक नदी बनेगी, और जो एक नदी बनती है उसी नदी का नाम पड़ता है घाघरा नदी। ठीक है, और ये घाघरा नदी जो है छपरा जिला में आके गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो फिर से इसको समझिए कि नेपाल से दो नदी चलती है, एक काली और दूसरी कर्णाली। ठीक है, काली नदी जब बिहार में प्रवेश करती है तो उसका नाम पड़ता है शारदा नदी, और कर्णाली नदी जब बिहार में प्रवेश करती है तो उसका नाम पड़ता है घाघरा नदी। और ये दोनों नदी जो है बिहार में आके मिल जाती है, और मिलने के बाद एक नदी बनती है और उस नदी का नाम पड़ता है घाघरा नदी। और ये घाघरा नदी जो है छपरा जिला में आके गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, देखिए और एक बात ध्यान रखिएगा कि जो शारदा नदी है उसमें उत्तर प्रदेश से एक नदी आके मिलती है सरयू नदी। जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं कि ये सरयू नदी जो है उत्तर प्रदेश से आती है और शारदा नदी में मिल जाती है। ठीक है, इस वजह से घाघरा नदी को सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि देखिए सरयू नदी आके मिलती है शारदा नदी में और शारदा नदी आके मिल जाती है घाघरा नदी में। इस वजह से घाघरा नदी को ही सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन सरयू नदी जो है ये उत्तर प्रदेश से आके शारदा नदी में मिल जाती है बिहार में। ठीक है, और ये भी ध्यान रखिएगा जो राम जन्मभूमि है अयोध्या शहर, वह जो है सरयू नदी के तट पर है। ठीक है, तो यह भी पूछा हुआ प्रश्न है कि अयोध्या किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो सरयू नदी के तट पर है। ठीक है, अब देखिए गंगा नदी और आगे बढ़ती है और बिहार की राजधानी पटना में प्रवेश करती है। ठीक है, तो देखिए पटना में एक नदी आके मिलती है गंगा नदी के दाहिने तट से, सोन नदी। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि ये जो है सोन नदी है, और ये सोन नदी गंगा नदी में दाहिने तट से आके मिल जाती है पटना जिला में। ठीक है, देखिए सोन नदी जो है ये अमरकंटक पठार से यानी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और पटना में आके गंगा नदी में
मिल जाती है। ठीक है, इसमें आपको ध्यान देने योग्य ये बात है कि ये दाहिने तट से आके मिलती है, तो ये दाहिने तट से गंगा नदी में मिलने वाली दूसरी सहायक नदी हो जाती है। क्योंकि पहली सहायक नदी अभी आप पढ़ें कि यमुना नदी थी जो दाहिने तट से आके गंगा नदी में मिली है प्रयागराज में, और ये दूसरी सहायक नदी हो जाती है सोन नदी दाहिने तट से आने वाली, और ये पटना में गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, अब देखिए सोन नदी की सहायक नदी भी है, उसको हम आगे पढ़ेंगे जैसा कि आप जानते हैं। देखिए उसके बाद गंगा नदी जो है बिहार के ही सोनपुर में पहुंचती है। सोनपुर में जो है एशिया का सबसे बड़ा मेला लगता है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो देखिए सोनपुर में एक नदी आके मिलती है गंडक नदी। गंडक नदी जो है ये नेपाल से चलती है। नेपाल में गंडक नदी को शालिग्राम नदी कहा जाता है। कौन नदी कहा जाता है? तो शालिग्राम नदी के नाम से जाना जाता है गंडक नदी को, और ये जब बिहार में प्रवेश करती है तब इसका नाम पड़ता है गंडक नदी, और ये जो है बिहार के सोनपुर में आके गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, गंडक नदी को नारायणी नदी के नाम से भी जाना जाता है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, उसके बाद गंगा नदी जो है बिहार के कटिहार जिला में प्रवेश करती है। ठीक है, तो देखिए कटिहार में एक नदी आके मिलती है गंगा नदी में, कोसी नदी। ठीक है, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि ये कोसी नदी है, और ये कोसी नदी जो है नेपाल के गोसाईनाथ चोटी से चलती है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, नेपाल की कहाँ से चलती है? तो गोसाईनाथ चोटी से कोसी नदी चलती है और बिहार के कटिहार जिला में प्रवेश करती है और गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो कुर्सेला में कोसी नदी जो है वो गंगा नदी में मिल जाती है। ये बीपीएससी में पूछा गया था प्रश्न। ठीक है, तो कुर्सेला जो है आपको ध्यान रखना है, यहीं पर कोसी नदी आके बिहार में गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, देखिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि जब ये नदी आती है तो पूरे मातम छा जाता है, ये तबाही मचा देती है, और ये अपने मार्ग बदलने के लिए भी जानी जाती है, क्योंकि अपने मार्ग जो है जब मन तब किधर भी बदल सकती है, इतना इसका रफ्तार होता है। क्योंकि नेपाल उधर पहाड़ी क्षेत्र है, और पहाड़ी क्षेत्र से जब ऊंचास से नदियाँ आती है ढलान में तो उसकी गति जो है उसका वेग बहुत तेज हो जाता है। इस वजह से कोसी नदी जब आती है ऊंचाई से ढलान में तो इसका वेग तेज हो जाता है, और ये अपना रौंद रूप में रहती है, इधर उधर बहने लगती है। पूरा जितना बांध वगैरह होता है सब तोड़ तार कर इधर उधर बहने लगती है, इसलिए इसको विश्वासघाती भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, ये किधर से बहेगी तोड़कर, इसलिए इसको विश्वासघाती नदी भी कहते हैं कोसी नदी को। ठीक है, और इसको बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, देखिए नेपाल में कोसी नदी को सप्त कोसी नदी के नाम से जाना जाता है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा कि नेपाल में इसको सप्त कोसी कहते हैं, और जब ये बिहार में प्रवेश करती है तो इसको केवल और केवल कोसी नदी कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए कटिहार के बाद अब गंगा नदी जो है पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है, क्योंकि यहीं तक बिहार है। अब बिहार के बाद गंगा नदी कहाँ प्रवेश करेगी? तो पश्चिम बंगाल में। ठीक है, देखिए पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग की पहाड़ी है, यहाँ पर है दार्जिलिंग की पहाड़ी, और यहीं से एक नदी निकलती है महानंदा नदी। ठीक है, महानंदा नदी जो है ये दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलती है और आके गंगा नदी में मिल जाती है फरक्का बैराज के पास। किस बैराज के पास? तो फरक्का बैराज के पास महानंदा नदी जो है गंगा नदी में मिल जाती है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद कोई भी गंगा नदी की अब सहायक नदी नहीं है। इस वजह से प्रश्न पूछता है कि गंगा नदी की सबसे अंतिम सहायक नदी कौन सी है? तो महानंदा नदी है, जो कि दार्जिलिंग की पहाड़ी से चलती है। ठीक है, और दार्जिलिंग की पहाड़ी ये भी ध्यान रखिएगा कि वेस्ट बंगाल में ही है, यानी पश्चिम बंगाल में ही है। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। तो देखिए गंगा नदी जो है फरक्का बैराज के पास से दो भागों में बंट जाती है। कितने भाग में बढ़ती है? दो भागों में, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं। एक भाग का नाम पड़ता है हुगली नदी और दूसरे भाग का नाम पड़ता है पद्मा नदी। ठीक है, तो ये जो पद्मा नदी है ये चली जाती है बांग्लादेश में, और जो हुगली नदी है ये पश्चिम बंगाल होते हुए डायरेक्ट जो है बंगाल के खाड़ी में जाके गिर जाती है। ठीक है, तो देखिए हुगली नदी के बंगाल के खाड़ी में गिरने से पहले इसमें एक नदी आके मिलती है दामोदर नदी। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि ये है दामोदर नदी, और ये दामोदर नदी जो है झारखंड से आती है और भ्रंश घाटी में बहती हुई आके हुगली नदी में मिल जाती है। ठीक है, कहाँ पर मिलती है? तो पश्चिम बंगाल में मिल जाती है हुगली नदी में दामोदर नदी। ठीक है, देखिए दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता था, पहले कहा जाता था
दामोदर नदी को बंगाल का शोक, जैसे बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को, ठीक उसी प्रकार दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता था। क्योंकि दामोदर नदी के कारण जो है पश्चिम बंगाल में बहुत ज़्यादा बाढ़ आता था, तबाही तबाही मच जाता था। इस वजह से दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता था, ठीक है। लेकिन दामोदर घाटी जो परियोजना चलाया गया उसके तहत देखिए कि दामोदर नदी पर बहुत सारा बांध बनाया गया, जगह जगह पर बांध बनाकर पानी को जो है रोक दिया गया, पानी को स्टोर कर दिया गया और सिंचाई में इस्तेमाल किया गया, नहर भी बनाकर, ठीक है। अब जो है दामोदर नदी का जो पानी है वो पश्चिम बंगाल में कम ही जाता है, केवल सिंचाई योग्य जाता है। अब बंगाल में तबाही नहीं मचता है पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी के कारण। इस वजह से अब दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का जो है वरदान कहा जाता है, ठीक है। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि पश्चिम बंगाल का वरदान किस नदी को कहा जाता है, तो दामोदर नदी को कहा जाता है, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब आइए हम आगे देखते हैं। तो अब आप जान गए कि गंगा नदी जो है वो फरक्का बैराज से दो भागों में बढ़ जाती है, एक हुगली और दूसरा पद्मा, ठीक है। तो हुगली के बारे में अभी आप विस्तार से पढ़ें। अब आइए हम देखते हैं पद्मा के बारे में। तो देखिए पद्मा नदी जो है ये बांग्लादेश में इंटर करती है, यानी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, ठीक है। तो जैसे ही ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो ऊपर की तरफ देखिए कि एक नदी आती है ब्रह्मपुत्र नदी। और ध्यान रखिएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, इसके पहले वाले आप वीडियो में पढ़े हैं, ठीक है। तो जमुना के नाम से ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जाना जाता है और ये ऊपर के तरफ से आके पद्मा नदी में मिल जाती है, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, ठीक है। और देखिए कि इधर से आती है मेघना नदी और मेघना नदी भी आके पद्मा नदी में मिल जाती है बांग्लादेश में, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र नदी और मेघना नदी ये दोनों नदियां आके पद्मा नदी में बांग्लादेश में आके मिल जाती है। और ये जब तीनों नदियां मिलती है तो एक नदी का रूप लेती है और उस नदी का नाम ही रखा जाता है मेघना नदी, ठीक है। तो जब तीनों नदियां मिलती है तब उस नदी का नाम क्या पड़ता है, तो मेघना नदी पड़ता है, ठीक है। और यही मेघना नदी जो है बंगाल के खाड़ी में जाके गिर जाती है। लेकिन बंगाल के खाड़ी में गिरने से पहले ये जो है सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है। तो मेघना नदी सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है और उसके बाद जो है बंगाल के खाड़ी में गिर जाती है। तो इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा कि पद्मा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और मेघना नदी तीनों नदियां जब बांग्लादेश में मिलती है तब जाके एक नदी बनती है मेघना नदी। और यही मेघना नदी जो है सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल के खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। तो देखिए हमने वीडियो के शुरुआत में ही कहा था कि हम यमुना नदी की सहायक नदियों को लास्ट में देखेंगे ताकि समझ में आएगा, ठीक है। तो आइए अब उसको देखते हैं। तो देखिए यमुना नदी की जो है प्रमुख 4 सहायक नदियां हैं जिसको आपको याद रखना है। कौन कौन सी है, तो देखिए केन है, बेतवा है, सिंध है और चंबल नदी है। तो ये 4 प्रमुख सहायक नदियां हैं यमुना नदी की, जो यमुना नदी में जाकर मिलती है और फिर यमुना नदी जो है इलाहाबाद में जाके गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है। तो देखिए कैमूर की पहाड़ी जो है ये मध्य प्रदेश में है और कैमूर की पहाड़ी से एक नदी निकलती है केन नदी और ये केन नदी जो है जाके यमुना नदी में मिल जाती है, यानी केन नदी यमुना नदी की सहायक नदी है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए मध्य प्रदेश में ही है विंध्याचल पर्वत, यानी विंध्याचल की पहाड़ी है मध्य प्रदेश में और वहीं से एक नदी निकलती है बेतवा नदी और ये बेतवा नदी जो है आके यमुना नदी में मिल जाती है, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा कि बेतवा नदी जो है यमुना की सहायक नदी है जो विंध्याचल की पहाड़ी से आती है, ठीक है। और मध्य प्रदेश से ही आती है सिंध नदी और ये आके यमुना नदी में मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर है सिंध नदी जो कि यमुना नदी में मिल गई है। उसके बाद देखिए कि जो मध्य प्रदेश में इंदौर है वहां से एक नदी चलती है चंबल नदी, चंबल घाटी से चलती है चंबल नदी और आके ये यमुना नदी में मिल जाती है, ठीक है। अब देखिए चंबल नदी की जो है 2 सहायक नदियां हैं, एक है काली सिंध नदी और एक है बनास नदी। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं ये है काली सिंध और ये है बनास नदी, ठीक है। देखिए बनास नदी जो है यह अरावली पर्वत से आती है। अरावली पर्वत कहाँ है, राजस्थान में। तो वहां से आती है बनास नदी और आके चंबल नदी में मिल जाती है, ठीक है। और काली नदी भी आके चंबल नदी में मिल जाती है
और इन दोनों नदियों को समेट कर चंबल नदी जो है जाके यमुना नदी में गिर जाती है, यानी यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो ये 4 प्रमुख यमुना की सहायक नदियां हैं जिसको आपको याद रखना है, केन नदी, बेतवा नदी, सिंध नदी और चंबल नदी। ठीक है, उसके बाद देखिए कि जो सोन नदी है जो अमरकंटक पठार से निकलती है और पटना में गंगा नदी में मिल जाती है, तो उसकी भी एक सहायक नदी है रिहंद नदी। ठीक है, तो ये जो है अमरकंटक के पास से ही निकलती है रिहंद नदी और ये आके सोन नदी में मिल जाती है और सोन नदी जाके गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा कि सोन की सहायक नदी कौन है, तो रिहंद नदी है। ये जो है प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ प्रश्न है कि सोन नदी की सहायक नदी कौन है, तो रिहंद नदी है। ठीक है, अब आइए हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हैं और टेस्ट लगाते हैं और आप जो है अपने आप को जांच सकते हैं कि आपको कितना याद हुआ। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न है कि भारत की बृहत्तम नदी कौन है, मतलब सबसे लंबी नदी कौन है ये बताना है। तो आप जानते हैं बहुत आसान प्रश्न है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गंगा नदी जो है ये भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, उसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है, मतलब बताना है कि जो 4 ऑप्शन है इसमें से कौन सी नदी जो है हिमालय से नहीं आती है। तो देखिए गंगा नदी आती है हिमालय से, यमुना भी आती है, सतलज भी आती है चीन से, तिब्बत यानी हिमालय से ही आती है, और रावी नदी जो है ये हिमालय से नहीं आती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उसके बाद प्रश्न है कि कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती है। बहुत इजी प्रश्न है, आप पढ़ चुके हैं कि देव प्रयाग में जो है भागीरथी और अलकनंदा जब मिलती है तो वहीं से गंगा नदी बन जाती है। ठीक है, उसके बाद प्रश्न है निम्नलिखित नदियों में किसका उद्गम भारत में नहीं है। इसमें से बताना है कि कौन सी नदी है जो भारत में उसका उद्गम नहीं है। तो देखिए रावी जो है भारत में ही इसका उद्गम है, ब्यास का भी उद्गम भारत में ही है, चिनाब का भी उद्गम भारत में है, लेकिन सतलज का उद्गम भारत में नहीं है। यह मानसरोवर झील के पास से आती है तिब्बत से। ठीक है, यानी चीन से। उसके बाद प्रश्न है निम्नलिखित नदियों में सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है। बताना है कि कौन सी नदी है जो सबसे ज्यादा पथ परिवर्तन की है, मतलब अपना रास्ता बदली है। तो आप जानते हैं कोसी नदी जो है इसको बिहार का शोक कहा जाता है, विश्वास घाती नदी भी कहा जाता है क्योंकि अपना मार्ग बहुत तेजी से बदलती है। ठीक है, उसके बाद प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन है। वाह मतलब वाहक नदी बताना है, मतलब अपवाह, सबसे बड़ा अपवाह तंत्र वाली नदी कौन है, तो गंगा नदी है, जैसा कि आप जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है, मतलब बताना है कि कौन नदी है जो यमुना की सहायक नहीं है, यानी यमुना में नहीं मिलती है। तो देखिए केन भी है, अभी आप पढ़े कि यमुना की सहायक है केन नदी, बेतवा नदी और चंबल नदी, ये तीनों नदी है, लेकिन सोन नदी जो है यमुना की सहायक नदी नहीं है, यह यमुना नदी में नहीं मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उसके बाद प्रश्न है चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है। तो देखिए यह मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर बहती है चंबल नदी, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, देखिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बहुत इजी प्रश्न है, पद्मा नाम से जाना जाता है गंगा नदी को। ठीक है, उसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से निकलती है। बताना है कि कौन सी नदी जो है वो अमरकंटक के पठार से निकलती है। तो आप जानते हैं कि सोन नदी जो है यह अमरकंटक के पठार से निकलती है और बिहार के पटना जिला में गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है। बताना है कि कौन सी नदी है जो भारत में उसका उद्गम नहीं है। तो कावेरी का उद्गम भारत में है, नर्मदा का भी भारत में ही उद्गम है, रावी तो भारत में ही है, ब्रह्मपुत्र का उद्गम जो है भारत में नहीं है, यह तिब्बत यानी चीन से आती है मानसरोवर झील के पास से। ठीक है, उसके बाद जो है लास्ट प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन है। मतलब कौन सी नदी है जो विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली का निर्माण करती है, उसको बनाती है।
तो आप जानते हैं कि वो ब्रह्मपुत्र नदी है, असम में है माजुली द्वीप, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है, तो यह ब्रह्मपुत्र नदी पर है, इसको आप ध्यान में रखिएगा।